नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं और 2019 में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में नेट क्वालिफाई किया और अब मैंने अपना एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है साहित्यशाला। और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट, टीजीटी या फिर पीजीटी, तो उनकी मदद करने के लिए, उनको थोड़ा गाइड करने के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। और मेरा जो पर्पस है इस चैनल को शुरू करने का वो है कि जो अपने यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको एक अच्छी तैयारी का एक मटेरियल दिया जा सके। तो सिलेबस के अंदर जो डिफरेंट राइटर्स हैं उनको मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं और इसकी शुरुआत मैंने की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। इससे पहले भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो 2 सेलिब्रेटेड पोएम्स हैं, जैसे द रोड नोट टेकन एंड स्टॉपिंग ऑन अ वुड्स बाय द स्नोवी इवनिंग, और आज जो कविता मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं उसका नाम है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1914 का उनका एक कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, वहां उसको पब्लिश किया था और उसकी जो ओपनिंग पोएम थी वो मेंडिंग वॉल ही थी। इसके साथ इसकी एक फेमस कविता थी, इसी कविता के साथ एक दूसरी फेमस कविता एप्पल पिकिंग, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इस जो कविता है मेंडिंग वॉल, इसके जो हाइलाइट्स हैं, जो उसके बेसिक जो इसकी आउटलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज राइटर इज फॉलोइंग अ लॉन्ग चेरिश्ड ट्रेडिशन। द सेकंड इज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वॉल मेकिंग ट्रेडिशन। The third is he tries to convince his neighbor but finds that his neighbor follows the custom without any question. Fourth, the writer ponders over the need of wall but finds it irrelevant. And the fifth, not last but not least, finally their task complete and the writer is reminded that good fancies make good neighbors. ये जो पर्टिकुलर कॉट है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको बहुत बार पूछा जाता है कई तरीके से। कई बार आपको लाइन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि दिस फेमस लाइन इज रिटन बाय विच ऑथर। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपको दे दिया जाता है कि ही हैज रिटन अ वेरी फेमस लाइन। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो किसी भी तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। So these were the 5 basic things, or you can say the outline of the poem. And apart from these things, the particular word wall जो कि कविता के अंदर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसके टाइटल से आप समझ सकते हैं कि जो कविता है मेंडिंग वॉल, उसका जो उद्देश्य है वो है दीवार को ठीक करना। वो किस तरह की दीवार थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी जो अधिकतर कविताएं हैं वो किस जगह लिखी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो के अंदर मेरा उद्देश्य है कि आपको कविता का जो एक जेस्चर है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप तक पहुंचाना। तो जो ये पर्टिकुलर वर्ड है वॉल, ये किन किन चीजों को सिंबलाइज करता है? द फर्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आफ्टर ऑल हम सभी लोग किसी ओपन स्पेस अगर होता है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उसके आसपास हम एक वॉल बिल्ड कर देते हैं। दूसरा, प्राइवेसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अननेसेसरी इंक्रोचमेंट ना हो तो उसके लिए भी दीवार का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन, यानी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बैरिकेड कर देते हैं, उसके चारों तरफ अगर आप दीवार बना देते हैं, तो ये दूसरों के लिए मैसेज होता है कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और यू नीड टू टेक परमिशन व्हेनेवर यू आर एंटर इन माय प्रॉपर्टी। फोर्थ इज सेपरेशन, यानी कि आप मान के चलिए कि आपका कोई जगह है, उसके बराबर में कोई जगह है, तो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे की प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए भी वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। द फिफ्थ इज कन्फाइनमेंट। वॉल जब खड़ी हो जाती है, जब वॉल बन जाती है, तो एक तरह का कन्फाइनमेंट पैदा हो जाता है। इट्स लाइक अ बैरियर, यानी कि आप उस वॉल के पार नहीं जा सकते, आप उसके अंदर कन्फाइन हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू इम्पार्ट सम काइंड ऑफ मैसेज और वार्निंग। जनरली आप देखते हैं कि जहां कहीं भी वॉल खड़ी हुई होती है तो लोग उस पर अपना कोई इश्तिहार या कोई पोस्टर या कोई वार्निंग वगैरह उस पर
लटका देते हैं। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द वॉल, और क्या क्या चीजें वो सिंबलाइज करती हैं वो मैं आपको इनिशियली बता चुका हूँ। चलिए तो Something there is that does not love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass everest. राइटर कहता है कि कुछ ऐसा है या कोई चीज़ ऐसी है जो दीवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो कि क्या करता है कि जो फ्रोज़न ग्राउंड है नीचे से जब वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है तो ऊपर का जो अपर बोल्डर है, बड़ा सा जो पत्थर है जो धूप में चमक रहा है, वो गिर जाता है और उस दीवार के बीच में इतना गैप पैदा हो जाता है कि दो लोग आराम से उसके बीच से निकल सकते हैं। अब राइटर इस चीज़ पर पोंडर ओवर करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक ख्याल उसके दिमाग में आता है कि शायद हंटर ने इसको किया होगा, लेकिन राइटर इस आइडिया को डिस्कार्ड कर देता है। राइटर कहता है कि द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर देम and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. राइटर कहता है कि हंटर्स ऐसा काम नहीं करते, दीवार गिराने का हंटर काम नहीं करते क्योंकि उनका ये काम नहीं है। वो शिकार खेलना उनका काम है, और वो शिकार खेलते क्यों हैं कि दीवार के बीच में जो गैप पैदा हो जाता है वहाँ पर जो रैबिट्स हैं वो आकर के छुप जाते हैं ताकि अपने आप को सेव कर सके। तो राइटर जो उनके जो हंटर है, राइटर जो है वो कहता है कि जो हंटर है वो अपने जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते, उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको एज अ फूड सर्व करने के लिए खरगोश के शिकार के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ये उनका दीवार गिराने का काम हो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत बार उनके पीछे आता हूँ और मैं देखता हूँ और दीवार को मैं फिर ठीक करता हूँ। द गैप्स आई मीन no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. राइटर कहता है कि गैप से मेरा मतलब ये है कि किसी ने आज तक उनको ना तो बनाते हुए सुना है और ना उनके बारे में कोई चीज़ सुनी है, और जब स्प्रिंग टाइम आता है तो हम इन गैप्स को वहाँ पाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल and on a day we meet to walk the line and set the wall between us again. अब राइटर कहता है कि मैंने इस बारे में, जो मेरा पड़ोसी है जो पहाड़ी के उस पार रहता है, मैंने उसको इस बारे में बताया और एक दिन हम दोनों मिले उसको ठीक करने के लिए, और ताकि हम अपने बीच में जो दीवार है उसको ठीक कर सकें। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जैसे जैसे हम दीवार के सारे चल रहे थे तो हमारे बीच दीवार थी। To each the boulders that have fallen to each, and some are lows and some so nearly balls we have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. अब राइटर कहता है कि हम दोनों के बीच में दीवार है और कुछ पत्थर उसकी तरफ गिरे हुए हैं, कुछ पत्थर मेरी तरफ गिरे हुए हैं। अब वो जो पत्थर हैं उनका जो आकार है उसको बताता है। कुछ कहता है कि लॉव्स की शेप में है, कुछ बॉल्स की शेप में है। तो वो कहता है कि इनको बैलेंस करना ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई जादू का काम करना पड़ेगा, कोई मैजिक आपको चाहिए, कोई स्पेल आपको चाहिए ताकि आप इनको बैलेंस कर सकें। और राइटर कहता है कि जब तक हम उनको टिका नहीं लेते हम वहीं खड़े रहते हैं और हमारी जो बैक है वो एक दूसरे के विपरीत रहती है, यानी कि पत्थर उठाते हैं रखते हैं, पत्थर उठाते हैं रखते हैं, तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं जब तक कि वो पत्थर रखने का काम पूरा हो नहीं जाता। और इस प्रोसेस में राइटर कहता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो बड़ी रफ़ हो जाती हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, वन ऑन अ साइड। अब राइटर कहता है कि ये एक तरह का खेल लगता है, जैसे आप आउटडोर में कोई गेम खेलते हैं तो ये कुछ उस तरह का गेम दिखाई देता है कि दोनों साइड दो लोग खड़े हुए हैं, एक उस साइड है और एक इस साइड है, बीच में कोई चीज़ सेपरेट करती हुई है। तो ये गेम की तरह है जिसको हम खेल रहे हैं। बेसिकली दिस लाइन रेफर्स टू द टेनिस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टेनिस खेलना बहुत पसंद था, तो चूंकि आप देखते हैं कि टेनिस कोर्ट में बीच में नेट लगा हुआ होता है और नेट के दोनों साइड दो प्लेयर होते हैं, एक उस साइड होता है एक इस साइड होता है, और वो दोनों फिर खेलते हैं। तो राइटर एक गेम की तरह इस चीज़ को मानता है। इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द बॉल।
अब वो कहता है कि शायद यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ दीवार की कोई ज़रूरत है नहीं। वो कहता है कि अब ज़रूरत क्यों नहीं है। ही इज़ ओल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स, आई टेल हिम। राइटर के दिमाग में जब ये ख्याल आया कि दीवार की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो अपना जो ख्याल है वो अपने नेबर के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे उस साइड जो पाइन ट्री लगे हुए हैं और मेरे इस साइड जो एप्पल का बाग लगा हुआ है, ये तो इंक्रोचमेंट करेंगे नहीं। तुम्हारे पाइन इधर नहीं आएंगे, मेरे एप्पल उधर नहीं जाएंगे। सो वाई डू वी नीड अ वॉल, हमें इस वॉल की ज़रूरत क्यों है। वो केवल इतना ही कहता है। जो उसका नेबर है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, यानी कि दीवार अगर अच्छी है तो हमारी जो ये नेबरहुड है ये भी अच्छा रहेगा। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। वो कहता है कि स्प्रिंग जो सीज़न है वो बड़ा एक मिसचीफ लेकर के मेरे अंदर आता है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा जो आइडिया है उसके दिमाग में डाल सकूं। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इजंट इट वेयर देर आर काउज बट हियर देर आर नो काउज। तो राइटर सोचता है कि दीवार के खड़ी हो जाने से जो अच्छे नेबर है वो कैसे बन जाते हैं। यहाँ तो काव भी नहीं है, और जहाँ काव है वहाँ दीवार नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आप अपने खेत के आसपास या अपने घर के आसपास अगर दीवार को बना के रखते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि जो जंगली जानवर है जो रात को खेत के अंदर घुस आते हैं, नुकसान करते हैं, तो उनसे बचने के लिए फेंस वगैरह या फिर दीवार जो होती है उसको वहाँ लगाया जाता है। लेकिन राइटर सोचता है कि यहाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फिर दीवार की हम लोगों को क्या आवश्यकता है। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई वुड आस्क टू नो वट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। अब राइटर कहता है कि दीवार बनाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि मेरा जो दीवार बनाना है उससे किसको मैं हर्ट कर रहा हूँ, ऑफेंड कर रहा हूँ। समथिंग देर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल दैट वॉन्ट्स इट डाउन। राइटर कहता है कि कोई तो है ऐसा जिसको ये दीवार पसंद नहीं है, जो इसको बार बार गिरा देता है। आई कुड से एल्स टू हिम बट इट इज़ नॉट एल्स एग्जैक्टली एंड आई वुड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। वो कहता है कि मैं सिर्फ इतना कह सका एल्स, जो बोने वगैरह आपने टीवी के अंदर देखे होंगे उनको एल्फ कहा जाता है। सो दिस इज़ द प्लूरल ऑफ एल्स। वो छोटे छोटे जो बोने होते हैं जो आपने हैरी पॉटर मूवीज़ के अंदर देखे होंगे, तो वो ऐसे कुछ मैजिकल क्रीचर्स की बात करता है कि शायद ये उनका काम हो सकता है कि उनको शायद ये चीज़ पसंद ना हो। तो कहता है कि आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed। पत्थर उठाते हुए अब उसके जो इमेज है राइटर को ऐसी लगती है जैसे कि पुराने समय का कोई व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा करके लाता है या अपने पास रखता है। तो वो पत्थर उठाता हुआ बिल्कुल उसको पुराने समय के एक आर्म्ड मैन की, सैवेज आर्म्ड मैन की याद दिलाता है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी नॉट अ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज। अब वो कहता है कि वो डार्कनेस के अंदर मूव कर जाता है, जैसे कि मुझे लगता है जंगलों में नहीं बल्कि पेड़ों की छाया में। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो डार्कनेस है ये सिंबलाइज करती है उसके अंदर की जो डार्कनेस है। वो नेबर की जो बात करता है, यहाँ जो डार्कनेस है वो सिंबॉलिक वे में इस्तेमाल की गई है, लेकिन एक्चुअल में ये जो डार्कनेस है वो उसके अंदर की जो डार्कनेस है उसको इंडिकेट करता है। यानी वो अपनी छाया में रह रहा है। उसका जो ओल्ड फैशन थिंकिंग है या उसका जो ओल्ड स्टाइल है चीज़ों को मेंटेन करने का, रखने का, वो अपने उस प्रेजुडिसेस में जी रहा है, उनकी छाया में जी रहा है। ही विल नॉट गो बियॉन्ड हिज फादर सेइंग एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, ही सेज अगेन गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स। यानी वो कहता है कि उसके पिता ने उसको जो सिखाया है, यानी कि विरासत में उसको जो मिला है, जो संस्कार उसको अपने परिवार से विरासत के अंदर मिले हैं, वो उनके बियॉन्ड कभी जाएगा नहीं। बहुत लंबे समय से वो उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ जाएगा नहीं। और वो फिर दोबारा मुझसे कहता है कि गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स।
तो ये हमारी कविता थी मेंडिंग वॉल। इसका जो एसेंस है वो आपने समझ लिया होगा, आई होप, कि राइटर किस तरीके से वॉल बना भी रहा है और वॉल को पसंद भी नहीं करता है। इस कविता के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कविता का जो आउटलाइन है वो तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसकी जो फिलॉसफी है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मल्टीपल थीम्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दिस पोएम डील्स विद अ क्वीर फिलॉसफी वेयर ह्यूमन बींग्स लव टू मेक वॉल्स एंड ब्रेक वॉल्स, एंड द ह्यूमन बींग्स आर डूइंग दिस थिंग एट द सेम टाइम। दीवार बनाना भी है और दीवार को रखना भी नहीं है। तो राइटर कहता है कि चूँकि हमारे बीच बहुत तरह की दीवारें हैं, जो दीवार राइटर ने यहाँ बताई है, ये दीवार बहुत तरह की दीवारें हमारे बीच में हैं। जैसे देर आर मैनी सॉर्ट ऑफ वॉल्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल कल्चरल, लिंग्विस्टिक, nationality, it's etc. The writer raises the question that the wall has been made at a wrong place, means we need to make them where there are cows. लाइन नंबर जो 30 है, जहाँ आपने पढ़ा है कि there is no cows, तो वहाँ राइटर इस चीज़ को कहता है कि यहाँ अननेसेसरी तौर पर दीवार को खड़ा किया गया है, यहाँ दीवार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ काउज नहीं आती। सो here we can understand that human society needs to make the wall where it is essential to keep our society healthy and prosperous. We need walls to stop sectarianism, bigotry, apartheid, tyranny and molestation. यानी कि यहाँ राइटर का जो मैसेज है वो सिंपली बहुत क्लियर है, राइटर का मैसेज। और राइटर इस चीज़ को कहता है कि दीवार वहाँ होनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी हमने दीवार को कहीं भी खड़ा किया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा जो ये दीवारें हैं एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, और जो एक पोटेंशियल है जो उसके पोटेंशियल को रोक रहा है। दीवार का, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि द वॉल सिम्बलाइजेज मैनी थिंग्स। सो ये जो दीवारें हैं ये लिमिटिंग कर रही है हमारे पर्सपेक्टिव को, और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर ताकत है, जो हमारे अंदर एक टैलेंट है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन चीज़ों को, इन दीवारों को क्रम्बल किया जा सके। इसके अलावा द राइटर ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टूवर्ड्स द नेचुरल फेनोमिनन वेयर नेचुरल थिंग्स ओबे नेचुरल रूल्स एंड डू नॉट वायलेट दैम। अब यहाँ पर जो एक नेक्स्ट थीम है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है कि किसी नेचुरल फिनोमेना के बारे में राइटर बात करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दीवार को पसंद नहीं करती। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पहली चीज़ है, पहली लाइन जो है इनिशिएटिव जिससे होता है कि समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, कोई तो है जिसको दीवार पसंद नहीं है। तो ये एक वो चीज़ है कि कोई नेचुरल फिनोमिना है जो कि चीज़ों को पसंद नहीं करता, इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता। और कविता के अंदर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो नेचर की जो हायरार्की है, नेचर की हायरार्की में क्या होता है कि हर चीज़ का अपना एक स्थान है। जैसे राइटर कहता है कि माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन। सो दिस पर्टिकुलर लाइन, it means if we follow the natural order there will be no confusion and dispute. Nature dispenses everything without any discrimination, and every object in nature receives the equal treatment and grow and prosper according to its potential and capability. But it seems that human society has lack of that natural benignity. Therefore, in some sort of complex, it thinks fit to make walls. इसके अलावा कविता के अंदर एक वंडरफुल आस्पेक्ट भी है when the poet says that something is there that do not like the wall, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई means a sort of iconoclast that may be writer himself or some other figure. But it is interesting to take into consideration that writer himself does not like to have a wall. Writer को खुद wall पसंद नहीं है, but he himself is following the tradition. That means somewhere writer also follows the tradition without any question. That is why he is mending wall
अदरवाइज ही वुड हैव डिनाइड इट एंड लेट हिज नेबर हैव द वॉल। कविता के अंदर ये चीज़ हम क्लियरली देख चुके हैं कि राइटर दीवार पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो तो करता ही है। और जो लाइन 2 बार कविता के अंदर इस्तेमाल की गई है, गुड फैंसीज में गुड नेबर्स, ये सजेस्ट करती है कि वी मस्ट हैव आवर लिमिटेशन एंड नेवर क्रॉस दैम इफ़ वी वांट टू मेक बेटर रिलेशंस विद अदर्स। यानी कि वॉल जहाँ एक दूसरे से हमको सेपरेट करती है, वहीं वॉल इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है। यानी कि जो राइटर का जो नेबर है वो जब कहता है कि गुड फैंसीज में गुड नेबर्स, सो आप कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव मैनर में देख सकते हैं, यानी एक लिमिटेशन। यानी कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो दायरा है, हमें उस दायरे को क्रॉस नहीं करना है। हमारा जिसके साथ जो भी एक रिलेशन है, अगर उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर दायरे को अगर फॉलो करते हैं, अपने लिमिटेशंस को यदि हम ध्यान में रखते हैं कि दिस इज़ माय लिमिटेशन एंड आई डोंट हैव टू क्रॉस इट, सो देयर विल बी नो कन्फ्लिक्ट, देयर विल बी नो क्वेरल, देयर विल बी नो डिस्प्यूट। किसी भी तरह का जो दूसरे के साथ मनमुटाव है या किसी के साथ झगड़ा है, वो हम कभी उसको फेस नहीं करेंगे अगर हम अपने लिमिटेशन को समझ जाते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लिमिटेशंस को नहीं जानते, मजाक करेंगे लेकिन उनको पता नहीं कि मजाक की भी एक लिमिट होती है, तो कब वहाँ उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, दे नेवर नो। सो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, जिससे बहुत तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो राइटर का जो नेबर है, जो कहता है कि गुड फैंसीज मेक गुड नेबर, अप टू सम एक्सटेंट वी कैन टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कि वो पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को कहने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि राइटर के साथ उसके जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें और वो लोग अच्छे दोस्त बने रहें, किसी भी तरह का उनके बीच मनमुटाव ना हो। इसलिए एक अच्छी अगर दीवार हमारे बीच में है, एक लाइन अगर बीच में हमारे खींची हुई है, आपको पता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे पता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है, एंड इफ़ both of us are following that limitation and we are constantly keeping that limitation in our consideration, in our mind, in that way we will never quarrel with each other and there will be no dispute. So this was the poem. जहाँ तक पोएम की स्ट्रक्चर के बारे में बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो दूसरी कविताएं हैं वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, वो आपने पढ़ी होंगी। आई होप आप उनके गो थ्रू आप हुए होंगे। तो आपने देखा होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएम राइटिंग का स्टाइल है, दैट इज़ अ वेरी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। वो कविताएं इस तरीके से लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने रीडर से बात कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं। पोएम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया गया है। आप कविता में देख सकते हैं कि यदा कदा इसके अंदर राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, ब्लैंक वर्स को इस कविता के अंदर फॉलो किया गया है और एन्जैम्पमेंट का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। एन्जैम्पमेंट क्या होता है वो मैं आपको जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है स्टॉपिंग ऑन अ वुड बाई स्नोवी इवनिंग, मैं उसके अंदर आपको बता चुका हूँ। डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ जो ब्लैंक वर्स है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैंक वर्स इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री, तो जिसके अंदर मीटर, हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोट रखिएगा दिमाग के अंदर अपने, कि कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्लैंक वर्स होता है उसके अंदर मीटर फॉलो होता है या नहीं होता है। ऑब्वियसली ब्लैंक वर्स के अंदर मीटर को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती। और मीटर भी यदि आपसे पूछा जाता है कि किस मीटर को फॉलो किया जाता है, सो दैट इज़ द पेंटामीटर। यानी कि जो मीट्रिकल जो तरीका होता है कविता को लिखने का, उसमें मीट्रिकल जो वे होता है कविता को लिखने का, तो उसमें पेंटामीटर एक तरीका होता है जिसमें कि 5 फुट को फॉलो किया जाता है। और इसका जो पैटर्न होता है पेंटामीटर का, वो होता है कि जो सिलेबल है, फर्स्ट सिलेबल विल बी अनस्ट्रेस एंड द सेकंड सिलेबल विल स्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस इस तरह के 5-5 पेयर बनते हैं और उसी को मिला करके 5 फुट बनता है, तो उसी को पेंटामीटर
कहा जाता है। तो ब्लैंक वर्स के अंदर उसी को फॉलो किया जाता है, लेकिन ब्लैंक वर्स के अंदर किसी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता। कहीं कहीं बीच में आपको राइम स्कीम मिल जाती है, लेकिन अधिकतर राइम स्कीम को फॉलो किया नहीं जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू in our next video with the new poem of Robert Frost. Till then, thank you very much.